नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तर और पश्चिमी भारत के रगों में बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनिया समुदाय की। आप जानते ही होंगे कि ये भारतीय वर्ण व्यवस्था में वैश्य वर्ण का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस समुदाय की गहरी ऐतिहासिक और आर्थिक जड़ों को खंगालेंगे। देखेंगे कि कैसे इन्होंने सदियों पहले भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था की एक बेहद मजबूत नींव रखी थी। अब किसी भी समुदाय के इतिहास को समझने से पहले ना हमें ये देखना चाहिए कि उनका नाम कहाँ से आया। क्या आपने कभी सोचा है कि बनिया शब्द का असल मतलब क्या है? दरअसल इसकी जड़ें संस्कृत के वाणिज्य शब्द में छुपी हैं। वाणिज्य का सीधा सा अर्थ है व्यापार या फिर वो जो व्यापार करता है ना दिलचस्प? मतलब इस समुदाय का नाम ही ऐतिहासिक रूप से उनके मुख्य काम से जुड़ा है। ये कोई आम नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी पहचान है जो हजारों सालों की व्यापारिक काबिलियत को दर्शाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी उत्पत्ति और महाराजा अग्रसेन के बारे में। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। ये कहानी कोई रातों रात की नहीं है, ये पूरी एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी है। सोचिए, ये सफर आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू होता है। फिर धीरे धीरे 18 कुलों का विभाजन होता है। ये लोग अलग अलग राज्यों में फैलते हैं और अंत में जाकर महाजन या सेठ के रूप में अपनी एक ऐतिहासिक पहचान बनाते हैं। ये सहस्त्राब्दियों तक चलने वाला एक ऐसा निरंतर विकास था जिसने सच में भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया। इस पूरी ऐतिहासिक कहानी का जो पहला बीज था ना, वो आज से 5000 साल से भी पहले बोया गया था। और कहाँ? हरियाणा के अग्रोहा में। यहीं से महाराजा अग्रसेन के नेतृत्व में इस समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। और पता है, महाराजा अग्रसेन कोई साधारण राजा नहीं थे, वो एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने अपने लोगों को सिर्फ व्यापार करना नहीं सिखाया, बल्कि अहिंसा और सामाजिक एकता का रास्ता भी दिखाया। मतलब यहीं से एक संगठित समुदाय की असल यात्रा शुरू हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, जो है 18 कुल और उपजातियां। ये नंबर 18 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये तो इस समुदाय के पूरे सामाजिक ढांचे की सबसे पक्की नींव है। हुआ ये था कि महाराजा अग्रसेन ने अपने वैश्य समुदाय को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए उन्हें 18 अलग अलग कुलों में बांट दिया था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इतिहास की वो पुरानी व्यवस्था आज भी जस की तस जिंदा है। आज जो अग्रवाल समाज में 18 गोत्र है ना, वो सीधे तौर पर महाराजा अग्रसेन द्वारा बनाए गए उन्हीं 18 कुलों से आते हैं। सच में ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हजारों साल पुरानी जड़ें आज भी हरी भरी हैं। महाराजा अग्रसेन की शुरुआत के बाद जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, ये समुदाय एक विशाल पेड़ की तरफ फैलने लगा। इसकी कई नई शाखाएं या कह लें उपजातियां बनने लगीं। इनमें कुछ बहुत ही प्रमुख नाम शामिल हैं, जैसे अग्रवाल, खंडेलवाल, माहेश्वरी, ओसवाल, पोरवाल, बर्नवाल, केसरवानी और कलवार या जायसवाल। ये सभी इसी एक बड़े वैश्य समुदाय का अटूट हिस्सा हैं और इन सब ने अपने अपने इलाकों में व्यापार और संस्कृति को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया है। चलिए अब देखते हैं इनका भौगोलिक विस्तार और इनकी धार्मिक परंपराएं क्या रही हैं। देखिए, भले ही आज आपको ये समुदाय पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इनकी जो असली जड़ें हैं, जहां से इन्होंने सच में उड़ान भरी, वो 3 मुख्य जगह थी। हरियाणा का अग्रोहा तो खैर शुरुआत थी ही, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात वो जगह हैं जिन्हें इनका मूल गढ़ माना जाता है। और सच कहूं तो इन्हीं इलाकों की जो खास व्यापारिक संस्कृति और वहां का जो माहौल था, उसी ने इनकी इस कमाल की उद्यमी भावना को सबसे ज्यादा निखारा है। जगह जगह फैलने के साथ साथ इनका जो आध्यात्मिक सफर रहा है, वो भी बहुत ही फ्लेक्सिबल और समावेशी रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत बात देखने को मिलती है इनके भीतर दोहरे धार्मिक पालन की परंपरा। मुख्य रूप से तो ये समुदाय हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो जैन धर्म का पक्का अनुयायी है। मतलब एक ही समुदाय के लोग जो अहिंसा और ईमानदारी जैसे एक ही व्यापारिक उसूलों को मानते हैं, वो पूरी आज़ादी और श्रद्धा के साथ 2 अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों पर चलते हैं। ये वाकई में बहुत अद्भुत है। खैर, अब तक हमने 5000 साल का इतिहास देख लिया, कुलों के बारे में जान लिया, लेकिन अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं।
अग्रोहा से निकले ये स्थानीय लोग आखिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले महारथी कैसे बन गए? ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे पूरा इतिहास ही आकार लेने लगा? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और यही सवाल हमें लाता है हमारे अगले विषय पर, ऐतिहासिक व्यवसाय और उनका जबरदस्त प्रभाव। तो सबसे अहम बात यह है कि इतिहास में ये लोग असल में करते क्या थे, वो कौन से काम थे जिन पर इन्होंने अपना एक छत्र राज कायम किया। इसमें आता है जनरल ट्रेड, बैंकिंग, साहूकारी यानी पैसे उधार देने का काम, और सबसे खास तौर पर अनाज और मसालों का व्यापार। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं थे, बल्कि यूं कह लीजिए कि इन्होंने अपने इसी हुनर से भारत के प्राचीन और मध्यकालीन बिजनेस इकोसिस्टम की पूरी नींव खड़ी कर दी थी। और पता है, इनकी इस जबरदस्त फाइनेंशियल समझदारी की वजह से इन्हें समाज में एक बहुत ही खास रुतबा मिला। लोग इन्हें सम्मान से महाजन या सेठ बुलाने लगे। अब ये सेठ कोई बस यूं ही दिया गया नाम नहीं था। उस जमाने में सेठ या महाजन कहलाने का मतलब था कि आप अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये इनकी विश्वसनीयता और इनके गजब के बिजनेस माइंड का जीता जागता सबूत था। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकला? इनकी भूमिका सिर्फ अपने आसपास के बाजारों तक सीमित नहीं रही। इन्होंने भारत के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रफ्तार देने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। प्राचीन व्यापारिक रास्तों पर जो माल जाता था, उसे फाइनेंस करने से लेकर लोकल साहूपारी के जरिए मार्केट में पैसा घुमाते रहने तक, इन्होंने जो भी सिस्टम बनाए, उसका सीधा असर हमारे पूरे राष्ट्र के विकास पर पड़ा। अग्रोहा में बोए गए उन पहले बीजों से लेकर उन सेठों तक जिन्होंने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक रास्ते बनाए, ये 5000 सालों का सफर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद जरा सोचिए, क्या आज का हमारा जो मॉडर्न बैंकिंग और बिजनेस सिस्टम है, वो आज भी कहीं ना कहीं इन प्राचीन सामुदायिक संरचनाओं और उनके उसूलों से प्रभावित है? बिल्कुल सोचने वाली बात है ना? खैर, इस एक्सप्लेनर को आज हम यहीं खत्म करते हैं और इस दिलचस्प सवाल को आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।